अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज सरीशे पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाजरीन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज। झंग से फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ के कल दौरे झंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नून लीग की सदर से मुलाकात में फैसल सालेह हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहा कि नून लीग के कायद के एतराज़ात और कागजात बगैर एतराज़ मंजूर कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इस दराये के मुताबिक नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। NA 130 नवाज शरीफ का बाई हल्का पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में हमजा शहबाज का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नून लीग के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज बोले कि मियां साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की एक ज़बान होती है, इसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं। पार्टी टिकट के लिए उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी से मुतालिक फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर आज फैसला जारी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर। सिक्योरिटी के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी वकला के हमरा रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद बिलावल भुट्टो के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के PP 110 कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन दंगल के लिए हजारों उम्मीदवार पंचायत माई के लिए तैयार। आसिफ अली जरदारी के कागजात मंजूर। नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज के भी कागजात मंजूर। लाहौर से उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्के NA 121 से अयाज सादी को क्लीन चिट मिल गई। सक्खर से खुर्शीद शाह और आगा सिराज दुरानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। राजा परवेज अशरफ के NA 52 गुजरावाला गुजर खान से कागजात नामजदगी मंजूर। शेख रशीद NA 56 रावलपिंडी से उखाड़े में उतरेंगे। लियाकत बलोच के NA 123 और 128 से कागजात मंजूर कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी को स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। इंतखाबी दंगल के लिए मुख्तलिफ पार्टीज की खवातीन भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए हसमा बुखारी, शिजा फातिमा, सबा सादिक को भी क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक भी इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर, समीना खालिद खर की सोनिया खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त में कौन कौन शामिल है, नियो न्यूज मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब फहरिस्त में नंबर 1 पर हैं। तहमीना दौलताना की जहां तनज़्ज़ुल हुई वहीं पर सबा सादी की तरक्की हो गई। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली आयशा गौस पाशा दोनों फहरिस्तों से आउट हो गई। एक सूबा 8 साबिक वज़राए आला उम्मीदवार मैदान में आ गए। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह जहरी पीपल्स पार्टी और जाम कमान नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से न हटाया जाए। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दलाइल दिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखना है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की हिदायत की है। आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया था। इलेक्शन कमिश्नर में आहद चीमा को हटाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2230 पॉइंट्स की कमी। मंदी के दौरान इंडेक्स 59,474 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी से सरमायाकारों को नुकसान। दूसरी तरफ इंडिया बैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे का हो गया। बदतरीन साल साबित। आटा 78%, सब्जियां 70%, चावल 62%, चीनी 51% महंगी हुई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सिगरेट्स 93%, गैस 11% महंगी, दाल माश 44%, अंडे 42%, दूध और दही 25%, एनर्जी बल्ब की कीमतों में 36% से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेयरिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। बिजली पैदावार में कमी और मैदानी इलाकों में धुंध से तरसीली निजाम मुतासिर। हाइड्रल और थर्मल बिजली की पैदावार में कमी लोड शेयरिंग की वजह करार। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -10, कालाम गोब्स में -5 रिकॉर्ड। हुंसा, गिलगित और सर्दी नगर में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब KPK में सुबह के वक्त शहर धुंधला गए। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में शाम में धुंध छाए रहने का इम्कान। टॉप स्टोरीज आपने जानी और अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से कि पाकिस्तान अवाम में क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी दूसरे रोज भी जारी रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो पुराने इत्तेहादी थे वो फिर से इकट्ठे हो गए हैं और सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों में गैस के बाद बिजली का भी बहरान जन्म लेना शुरू हो चुका है। तो बात कर लेते हैं आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो दूसरे रोज भी जारी रहा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 30 जनवरी तक दायर हो सकते हैं। अब तक किन अहम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने यह दावा किया है कि NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि PP 165 से रिटर्निंग ऑफिसर ने मरीम नवाज के कागजात को मुकम्मल करार दे दिया। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शौदात कोट से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा PP 10 से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और उनके बेटे चौधरी तैमूर के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ राना उस्मान है, लाहौर से हमें बताएंगे उमर दराज, जबकि कराची से उबैद शाह हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर राना उस्मान हमारे साथ हैं। राना उस्मान, बताइएगा इस्लामाबाद में कौन कौन से हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और किनके मंजूर हुए हैं, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन की गहमा गहमी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर इस्लामाबाद से तीनों हलके हैं 47, 48 और NA 46, ये 3 हलके हैं जहां पर उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए जो है आज तलब कर रखा था। NA 47 की जो स्क्रूटनी है उसमें 26 उम्मीदवारों को तलब कर रखा है, लेकिन उनको आज नहीं कल तलब कर रखा है। जबकि NA 48 की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 12 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनको तलब कर रखा था। उनका स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया। इसके अलावा NA 46 की बात की जाए तो वहाँ पर 15 उम्मीदवारों को आज RO ऑफिस में तलब कर रखा था। उसमें अहम रहनुमा की बात की जाए तो जमात इस्लामी के रहनुमा मियाँ असलम जो है उनको स्क्रूटनी के लिए तलब कर रखा था, वो पेश हुए। उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया। इसके अलावा NA 48 से अली बुखारी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और एडवोकेट भी हैं, वो पेश हुए RO ऑफिस में और उनसे पूछा गया कि क्या आपकी स्क्रूटनी का जो अमल है वो
मुकम्मल हो गया है, तो उनकी जानिब से कहा गया बिल्कुल स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, साथ ही रहेगा राना उस्मान। रुक करते हैं लाहौर का, जहां पर उमर दराज हमारे साथ मौजूद है। उमर दराज, लाहौर के किन हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं? जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो कहां तक पहुंचा है, और इसके अलावा कौन कौन से नाम सामने आए हैं जिनके मंजूर कर लिए गए हैं कागजात? जी बिल्कुल, लाहौर पे जो है वो NA 130, NA 128 और NA 127 3 हलकों के जो कागजात उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तहम अभी भी थोड़ा वक्त जो है वो दिया गया है। अगर बात की जाए PP के हलकों की, तो PP 162 और PP 169, PP 157 के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो भी अभी भी जारी है, क्योंकि ये जनरल नशिस्तों के, क्योंकि लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो NA 118 और NA 121 से जो है वो कागजात की जांच पड़ताल की गई थी उम्मीदवारान की जानिब से। अगर बात की जाए अहम रहनुमा जो जनरल नशिस्तों पर है, तो मियां नवाज शरीफ के कागजात NA 130 से जो है वो दुरुस्त करार दिए गए हैं। इसी तरह बात की जाए NA 130 से तो सूफी खलीक अहमद भट्ट जो है जमात इस्लामी के, उनके कागजात जो है वो दुरुस्त करार दिए गए। अगर बात की जाए जमात इस्लामी के, हमारे साथ ही रहेगा। रुक करते हैं कराची का, जहां पर उबैद शाह मौजूद है अपडेट करने के लिए। उबैद शाह, कौन कौन से रहनुमा है जिनको क्लीन चिट मिल गई है, उनको क्लियर हो चुके हैं वो, और उनके जो कागजात है उनको मंजूर कर लिया गया है कराची से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में इस वक्त अक़लियतें और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। स्क्रूटनी का अमल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ 31 अफराद की स्क्रूटनी का काम मुकम्मल किया गया था। आज 20 से ज़ायद स्क्रूटनी का काम मुकम्मल हुआ है। जिन अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं उनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर शर्मिला फारूकी हैं। अक़लियती नशिस्तों की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के राना हुमैर सिंह, MKM के डॉक्टर मोहर मंजानी और मुस्लिम लीग नून के महेश कुमार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की शाजिया मेमन और सीमा नाज के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। MKM की मंगला शर्मा की अक़लियती नशिस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। पीपल्स पार्टी के खट्टोमल जीवन और सिंदर लाल के अक़लियती नशिस्तों पर, जबकि ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर पीपल्स पार्टी की जानिब से नाज बलोच, मेहताब अकबर राशिदी, शाजिया मरी के नाम शामिल हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने कराची को सूरत-ए-हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। उमर दराज लाहौर से अपडेट करते, इसके अलावा राना उस्मान हम इस्लामाबाद से अपडेट करें। तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बराह रास्त ले चले जहाँ पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये जो निशान इन्हें मिले ना मिले, लेकिन एक मौक़िफ़ है ना कि आप इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि फॉरेन फंडिंग साबित होती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग की सजा देने के बेचारा काबिल नहीं है कि वो उस जमात को सजा दे सके। सादको अमीन सो कॉल्ड साइफर से लेकर फॉरेन फंडिंग अपने बच्चों का हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना उसका 62-63 कमजोर है कि वो इमरान को सजा नहीं दे पा रहा। अगर किसी इलेक्शन की शफाफियत को खतरा है, अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को कोई खतरा है, तो वो अदारों के माजरत ख्वाहाना रवैये से खतरा है। फॉरेन फंडिंग हुई, कहते हैं हुई है, सजा दे नहीं सकते, इतना कमजोर कानून है। उसकी बेटी उसकी है या नहीं है, इसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 62-63 का कोई फैसला जारी कर सके। साइफर पाकिस्तान के कैमरों के सामने इस तरह लहराए गए, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इतनी जान नहीं है, क्योंकि लाडला बेशक साबका लाडला ही हो, लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना जी। और ये जो बार बार उसको सहूलतकारी, मुझे आज भी मेरा सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये इंतखाबात उसके पार्टी के नहीं हुए और उससे निशान छीना गया है, ये मेरी बात नोट कर लें, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज नहीं तो कल जो है हवा में उड़ जाएगा। कौन पाकिस्तान में कानून की अमलदारी करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार हमें ताना देने वाले
हमारे तो आज के दिन तक भी जो सेनेटर हैं वो आज़ाद हसीयत से मुंतखब होकर ऐवान में बैठे हैं। कोई नहीं उस दिन किसी ने कहा था ओए होए शेर का निशान छीन लिया है, बड़ा जुल्म हो गया। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, किसी आइन की किताब से नहीं बल्कि ब्लैक डिक्शनरी से, काली डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप छीनते हैं और हमेशा नून लीग से छीनते हैं। कितने आपके फैसले जो हैं, जब शेर का निशान छीना गया हमें तो कोई स्टे नहीं मिला। वो हम भी तो पाकिस्तानी हैं। नून लीग को तो अपने उन फैसले जो कि 8-8 10 साल बाद आप टर्न डाउन हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि ये इंसाफ पर काला धब्बा है। हमें तो उस वक्त किसी ने ना पूछा। नवाज शरीफ के कागजात से लेकर उस वक्त उसको नाअहल करने से लेकर शेर का निशान छीनने तक हर वो अमल जारी रहा। नून लीग ने दरखास्त इलेक्शन डिले करवाने की उस वक्त भी नहीं दी थी। हम उस वक्त भी डटकर इलेक्शन लड़ते रहे और आज फिर इलेक्शन डिले होने का चांस इन्हीं अदालती दरखास्तों से है जो जिसकी मुद्दई पीटीआई बनी हुई है और वो जानती है। उसी तरह झूठा बयानियां बना रही है जैसे उम्मीदवारों के बारे में बनाती रही कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए जा रहे, और आज कह रही है सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी हमारी पीटीआई की जमात ने दाखिल किए हैं, और कहते हैं बदला वोट से होगा। वोट से तरक्की होती है, वोट से अमन आता है, वोट से बदले नहीं लिए जाते। वोट बदला लेते हुए तो आपने 2018 से लेके 22 तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बदला तो आपने मुल्क से, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं और जमातों से, और तो और पीटीआई ने पता नहीं किस अपने अंदर जो उनका छुपा हुआ था बदला जो है वो उन्होंने शहीदों से भी लिया है, शहीदों के मुजस्समों से भी लिया है। बदला तो कायदे आजम के घर को जलाकर भी लिया जाता है। यानी कायदे आजम का घर पेट्रोल बम से जला दिया जाए तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई फाटा से उठने वाला आदमी बारूद बांधकर धमाका करे तो वो दहशतगर्द है। पेट्रोल बमों से जीन्स पहनकर आप बाहर के कॉलेजों स्कूलों से इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे वो इस मुल्क में जो मर्जी जला दें, जिस मर्जी को, वो शहीदों के मुजस्समे हो या पर वो कायदे आजम का घर, कोई नहीं पूछेगा। वो मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करें तो वो सियासी कारकुन हैं और उनको कहा जाता है इन पर नरमी की जाए, इनको माफ कर दिया जाए। और अगर कोई क्लाशनकोफ लेकर उसी मियाँ वाली एयरबेस पर हमलावर हो तो उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये मार दिए हमने दहशतगर्द। फैसला एक कर लें, पगड़ी पहनने वाला, शलवार कमीज पगड़ी और बारूद की जैकेट पहनने वाला भी उसी तरह का ट्रीट होना चाहिए जैसे पेट्रोल बम्बों से लेस या जीन्स पहनने वाले हैं। बदला जो है नून लीग लेने पर यकीन नहीं रखती। हम पाकिस्तान में वोट शफाफियत के साथ डालने के अमल को चाहते हैं कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो और एक ऐसा वोट डले जो पाकिस्तान को अमन दे। अहम खबर शामिल करें। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया है। अदालत ने
इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म दे दिया गया है और केस की आइंदा समाअत पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। आपको बताते चले कि पीटीआई के हक में फैसला आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करार दे दिया और बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म भी जारी किया है। केस की आइंदा समाअत पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा और अभी हतमी फैसला आने तक ये कहा गया है कि जो बल्ले का निशान है वो हतमी तौर पर हतमी फैसला आने तक बरकरार रहेगा और वो पीटीआई के पास ही रहेगा और जो केस की समाअत है वो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आइंदा करेगा। ये अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पीटीआई का बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करार दे दिया और बल्ले का निशान हतमी फैसला आने तक बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। केस की आइंदा समाअत पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। ये खबर सामने आई है कि अब जो आइंदा समाअत होगी वो उस पर फैसला किया जाएगा और उस पर देखा जाएगा हतमी फैसला क्या होता है। लेकिन जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक पीटीआई के पास ये बल्ले का निशान बरकरार रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है और जो बल्ले का निशान है वो हतमी फैसला आने तक पीटीआई के पास ही रहेगा और उस बल्ले के निशान को पीटीआई के पास बरकरार रखा जाएगा। शाहिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान, इस केस की अगली समाअत कब होगी, कब तक इनके पास है ये बल्ले का निशान? जी बिल्कुल, बल्ले का निशान जो है इस वक्त तब तक उनके पास रहेगा जब तक समाअत केस की समाअत के हवाले से ये फैसला सुनाया गया है कि चूंकि इस वक्त जो है हाई कोर्ट की मौसमी सरमा की छुट्टियां चल रही हैं, जज छुट्टी पे हैं, तो जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी तो उसके बाद से जो पहली डेट होगी यानी कि छुट्टियों के बाद से जो पहली डेट होगी वो उसी तारीख को जो है ये केस लगेगा और तब जो है दोबारा इस पे समाअत होगी। अब तक के लिए यानी कि तब तक के लिए ये बल्ले का जो है या जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया है। जो बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जो छुट्टियां हैं मौसमी सरमा की वो 7 जनवरी तक है। 8 जनवरी को पहला वर्किंग डे होगा हाई कोर्ट का। तो अभी जो फैसला है, फैसले में यही कहा गया है कि जैसे ही जो पहला वर्किंग डे होगा छुट्टियों के बाद तब ये केस लगाया जाएगा और फिर बेंच जो है ये केस सुनेगा। जी ठीक है, 8 जनवरी को जब वापस आएंगे तो सुना जाएगा और तब तक जो इंतखाबी अमल है उसका क्या बनेगा? क्या बल्ले का निशान तब तक अलॉट कर दिया जाएगा और फिर अगर उसके बाद फैसला आता है तो क्या फिर चेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब तक जितने भी तकरीबन आखिरी जो आधा घंटा या 45 मिनट पे इसी पर बात हुई कि जो इलेक्शन कमीशन के पास, चूंकि पीटीआई की जानिब से दावा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला है वो मुअत्तल करे या इसमें, तो उस पर काफ़ी बहस हुई। चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये कहा है, इस्तिफसार किया कि अगर हम अगली तारीख तक दे देते हैं और तब तक जो है वो इलेक्शन चूँकि जो प्रोसेस है इलेक्शन का जांच पड़ताल हो रही है, कागजात की मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होगा, टिकट की जो कैंडिडेट्स है उसने अपने पार्टी के टिकट जमा करा दें, तो ये पूरा प्रोसेस जो है मुतासर हो सकता है इससे। और अगर इसके बाद जो फैसला आता है और वो जो है पीटीआई के हक में आता है तो फिर क्या होगा? क्या फिर इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा इलेक्शन कराएगी या तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, जिसके बाद जो है तो जो तमाम जो दलाइल सुने गए हैं, दलाइल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला की जानिब से भी दिए गए, जो मुखालिफिन थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त किया था, तो उनके वकीला भी पेश हुए। साथ साथ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो भी पेश हुए थे। उनको नोटिस जारी नहीं किया गया था लेकिन वो खुद से वो पेश हो गए और उन्होंने जो है वो ये कहा कि जो फैसला है वो ये सिंगल कोर्ट नहीं कर सकती और ये फैसला जो है वो ये तरास्ता उनकी जांच से कि जो बेंच होगा वो ही कर सकती है, जिस पर जो है अदालत ने आखिर में ये जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक मौसमी सरमा की छुट्टियां के खत्म होने के
पहली तारीख होगी। खान, वही आपकी वाली बात थी, वो तब तक तो बहुत डिले हो चुका होगा और तब तक तो जो इंतखाबी अमल है, जो अलॉट होने हैं निशानात, वो भी मिल चुके होंगे, तो उसके बाद तो उसको चेंज करने का क्या किया जाएगा? उसके हवाले से क्या अमल अपनाया जाएगा कि उसको क्या दोबारा से चेंज किया जाएगा या फिर उसी के साथ प्रोसीड किया जाएगा? देखिए, अब तक जो दलाइल दिए गए तो अदालत को कन्विंस नहीं कर सके और ना ही वो एक्ट पे जो कमीशन का एक्ट है और उसके हवाले से जो बहस की गई, तो वो वकला की जानिब से कोई शिक उनको नहीं दिखाई गई जज को कि कहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी का सर्टिफिकेट जो है मुस्तरद कर सकती है या जब वो दस्तावेजात जमा कर सकते हैं करें पार्टी इलेक्शन के बाद जो मुकर्ररा होते हैं वहाँ पर वो अपने दस्तावेजात जमा करे, तो उसको रिजेक्ट करने का इख्तियार कहाँ पे है और कहाँ पर उसका अगर उस पर कोई इतराज़ात है तो कहाँ पे लिखा है कि पार्टी को ही जो है वो ख़त्म किया जाए या उससे इंतखाबी निशान जो है छीन लिया जाए। तो जो मुखालिफिन के वकील थे, यानी कि जो जिस दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ किया था या केस जमा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके वकला जो थे वो ये प्रूव न करने में तो ना अभी तक नाकाम दिखाई दिए कि कहाँ पर क्लियरली कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी का से जो है वो उसका निशान इस वक्त में वो छीन सकती है। उसके निशान खत्म होने के या वापस लेने के तब लिया जा सकता है जब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दस्तावेजात है जो कि इलेक्शन कमीशन मांगती है, अगर वो बर वक्त जमा ना करे तभी वो ऐसा कर सकती है। उसके बाद से अगर उस पर कोई इतराज है तो उसको जुर्माना कर सकती है। तो यही सारी बातें आई हैं, लेकिन जब बेंच जो है जो इसके बाद जो फैसला करेगी उसमें आगे आइंदा का लाहेमल भी तय होगा। अगर प्रोसेस जो है वो टिकट वगैरह सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि निशानात जो है वो अलाट जो होने हैं वो 13 जनवरी को अलाट होंगे और अदालत जो है उससे पहले ही लगेगी, यानी कि जो चुकी है उससे पहले ख़त्म होगी। तो ये कहा गया है कि उससे पहले कोई ना कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। उसके बाद अदालती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आगे का अमल जो है वो होगा। जी ठीक है, मतलब कि जो छुट्टियां 8 जनवरी को ख़त्म होंगी और जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाने हैं सियासी पार्टियों को वो 13 जनवरी को किए जाने हैं। तो उसकी वजह से अभी तक जो फैसला सामने आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान के हवाले से जो पीटीआई की जानिब से अपील दायर की गई थी, उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में अभी तक फैसला दिया है और ये कहा है कि जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई के पास ही रहेगा और जब जजेस छुट्टियों से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद जो हतमी फैसला है तब किया जाएगा, जो कि 8 जनवरी को छुट्टियां खत्म होती हैं, जजेस वापस आएंगे, फिर फैसला किया जाएगा और फिर 13 जनवरी को मतलब कि उसके 5 दिन के बाद जो इंतखाबी निशानात हैं वो सियासी पार्टियों को अलॉट किए जाएंगे और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या ये जो बल्ले का निशान है वो बरकरार रहता है या बरकरार नहीं रहता। शाहिद खान हमारे साथ है। शाहिद खान, बताइएगा कि फिर वहां पर दलाइल क्या दिए गए थे? पीटीआई के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? जी, केस जब शुरू हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर बैरिस्टर अली जफर ने पहले जो है तमाम दलाइल दिए, अपने दलाइल दिए। उसमें उन्होंने अपनी दलाइल में काफ़ी चीज़ों की निशानदेही की, जिसमें ये भी बात थी कि चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो हमारे किसी यानी कि पार्टी के किसी भी पार्टी के जो इलेक्शन के प्रोसेस या इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन जो होता है पार्टी का उसके निशान उनको उनकी तकर्री में उनका कोई काम नहीं होता। वो प्रोसेस होता है पार्टी का, यानी कि जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है वही जो है वो इलेक्शन कमीशन का इंतखाब करती है और यही पीटीआई ने किया। लेकिन उसके बाद जो है जस्टिस कामरान हयात मियां खेल है उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि आया एतराज़ कहाँ पे था। तो वकला ने उनको बताया, पीटीआई के वकला ने बताया कि एतराज़ जो किया गया है वो सिर्फ इसी पे किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो तैनात किया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो प्रोसेस जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी था, जिस पर मुखालिफिन ने एतराज़ किया था। फिर पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि जिन बंदों ने दरख्वास्त दी थी, एतराज़ किया था, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई ना पार्टी के वर्कर है और ना ही पार्टी के साथ रजिस्टर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो 8 लाख से ज़ायद है, लेकिन जिन 4-5 बंदों ने दरख्वास्त दी थी वो उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं होना, वो पीटीआई के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। ताहम जब इलेक्शन कमीशन
फैसला सुनाया तो उस वक्त हमारे दलाइल नहीं सुने गए और हमारी यानी कि उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको बताया गया कि जिस जनरल सेक्रेटरी जनरल ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब किया वो इलेक्शन कमिश्नर वो जनरल सेक्रेटरी जनरल नहीं था। यानी कि उमर अयूब की बात हो रही थी जिस पर वकला ने जो पीटीआई के वकला है उन्होंने वजाहत की कि चूंकि असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि वो ओहदे से भी मुस्तफी हो रहे हैं। तो रूल्स के हिसाब से जब सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुस्तफी हो जाता है तो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो होता है उस अख्तियारात उसके पास आ जाते हैं और वो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बन जाता है। तो इस वजह से चूंकि उमर अयूब जो थे वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे तो उनके पास ये इख्तियारात आ गए और उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन की जो है वो तकर्रुर की है और उन्होंने फिर इलेक्शन भी करवाए। तो सब कुछ जो हुआ है वो पार्टी रूल्स के मुताबिक और पार्टी आइन के मुताबिक ही हुई हैं, जिस पर जो है जो मुखालिफिन थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त दी थी उनके वकील जो है खुद ही खड़े हो गए। उनको नोटिस जारी नहीं किया गया था लेकिन वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ, जिस पर जज ने उनको इजाजत दी। ताहम उनके दलाइल जो थे वो जज को जो है वो नहीं कर सकी क्योंकि वो जो जज कामरान हयात जो थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि मुझे वो शिक बताए कि जिसमें ये लिखा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जो दस्तावेजात है वो इलेक्शन कमीशन के पास जब जमा कराए जाते हैं तो उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहाँ पे है, कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन उसको ख़त्म कर सकती है और उससे निशान भी ले सकती है, यानी कि पार्टी को ख़त्म करना है निशान करे ना, तो कहाँ पे है। तो उस हवाले से जो वकला जो मुखालिफिन के यानी कि जो फरीक़ैन के वकला थे वो इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। इसी दौरान जो है बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया कि पीटीआई को जो हतमी फैसला है वो जब तक नहीं आ जाता तब तक बल्ले का निशान जारी रखने का फैसला किया गया है। ये सूरत हाल है कि अहम फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो आ चुका है और पीटीआई को रिलीफ मिल चुका है और पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो भी तो बरकरार रहेगा जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि जजेस अभी छुट्टियों पे गए हैं। 8 जनवरी को जब वापस आएंगे तो डबल बेंच इस केस की समाअत करेगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी जो डेट है जिसमें निशानात अलॉट किए जाने हैं, इंतखाबी निशान सियासी पार्टियों को अलॉट किए जाने हैं, तो उससे पहले ही केस की समाअत कर ली जाएगी। और ये डबल बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का जो कि इस केस की समाअत करेगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या इनको देना है बल्ले का निशान या नहीं देना। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आया, पर पीटीआई का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया। तंजीमों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? जी देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फ़ाइनल फ़ैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम अज़ कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ़ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहाँ से फ़ैसले हमने आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो
जो इलेक्शन सिंबल्स की जजमेंट आ जाएगी उस वो हो। अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक, इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। जी बोलिए। देखो यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी कहा सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने थे, सस्पेंड होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी जो है एडिशनल पेश हुआ, एक दरखास्त गुजार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटिशन की कॉपी दे दी थी, उन्होंने खुद चूज़ किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फ़ैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पे किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके जो लॉयर्स थे आके बहस कर रहे थे और जिस तरह हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के PTI के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा ज़रूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा करते। KP के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद देते हैं एक बार। PTI के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है पेशावर हाई कोर्ट के बाहर, और PTI को क्योंकि बल्ले का निशान वापस मिल चुका है हतमी फैसला आने तक, तो उसके बाद यहाँ पर गुफ्तगू जारी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा PTI की दीगर क़यादत भी मौजूद है, और PTI का बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है जो कि सामने आ चुका है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ऑर्डर जारी कर दिया। DC ने 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में आम इंतखाबात की स्क्रूटनी का मरहला, बिजली बंदिश से कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुतासिर हल्का NA 99 और 100 के RO मोबाइल लाइट से काम करते रहे। और महर में फरीदाबाद रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। पुलिस के मुताबिक दरगाह शाह गो ड्राइवर की ज़ायरीन को हादसा पेश आया और ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 30 ज़ायरीन जख्मी हो गए। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB11 झलमक्सी कम गंदावा में पहली बार नवाब फैमिली से चचा और भतीजा आमने सामने हैं, जबकि खातून ने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। इस वक्त मजमूई सूरत हाल क्या है वो हम जानते हैं नुमाइंदा न्यू अब्दुल हमीद लाशारी से। जी अब्दुल हमीद लाशारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कौन कौन ऑपोजिशन में खड़ा है? ये मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ज़िला झलमक्सी गंदावा में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़िला झलमक्सी में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस बार जो है तो पहली बार हल्का PB11 झलमक्सी कम गंदावा की नशिस्त पर चचा और भतीजा आमने सामने हैं। साबिक सूबाई वज़ीर नवाबजादा तारिक खान मक्सी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, उसके मुकाबले में साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी के बड़े बेटे नवाबजादा सैफुल्लाह खान मक्सी पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबात में PB11 झलमक्सी की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं। इसके अलावा तारीख में पहली बार ज़िला झलमक्सी की इस नशिस्त पर 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस दफ़ा पहली बार एक खातून उम्मीदवार रेहाना मक्सी भी मैदान में है। जी
पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया और बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म जारी किया है। केस की आइंदा समाअत पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा और ये कहा गया है, आपको बताते चले कि जो बल्ले का निशान है वो हतमी फैसला आने तक पीटीआई के पास ही बरकरार रहेगा। और क्योंकि जजेस अभी छुट्टियों पर गए हैं, जब जजेस वापस आएंगे तो 8 जनवरी को, तो उसके बाद इस केस की समाअत की जाएगी, जो कि पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से ही की जाएगी और ये बेंच करेगा, पेशावर का डिवीजन बेंच करेगा इसका फैसला। और जब हतमी फैसला आ जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन तब तक, जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता, तब तक बल्ले का निशान पीटीआई के पास बरकरार रखने का ये फैसला किया गया है। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से, और ये कहा गया कि जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक बल्ले का निशान पीटीआई के पास बरकरार रखा जाए। और जो केस की आइंदा समाअत है वो पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि बल्ले के निशान के हवाले से क्या खबर सामने आती है और बल्ले का निशान क्या पीटीआई के पास रहता है या फिर नहीं रहता। लेकिन ये हतमी फैसला आने के बाद पता चलेगा और जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई के पास ही बरकरार रहेगा। हतमी फैसला आने तक इंतजार किया जाएगा क्योंकि 12 जनवरी या 13 जनवरी को उसके बाद जो निशान है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे सियासी पार्टियों को और 8 जनवरी को जजेस की वापसी होगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान परमानेंट रहता है या नहीं रहता। क्योंकि अभी जो समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, वहां पर यही चीज सामने आई कि पीटीआई को रिलीफ मिल चुका है और वहां पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल करार देते हैं और जो बल्ले का निशान है उसका जो हतमी फैसला आने तक बरकरार रखने का हुक्म है वो दिया गया है। शाहिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शाहिद खान, बताइएगा, हतमी फैसला आने तक जो बल्ले का निशान है वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है, क्या हम रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज रिट दायर की थी अपने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई से वापस ले लिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र, वो पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल दिए। समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के फैसले, किसी भी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इख्तिसार करे और किसी भी पार्टी की को बगैर वजह जो है वो ख़त्म करे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इतराज़ सामने आया था कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन का इंतखाब किया था या जो मुकर्रर किया था तो वो रूल्स के ख़िलाफ़ था, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी जो होता है वही इलेक्शन कमीशन को मुंतखब करता है। चूँकि उस वक्त जो है वो असद उमर जो थे वो उन्होंने नहीं किया और उमर अयूब ने उसको मुंतखब किया, चूँकि उमर अयूब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, इसलिए ये गैर आईनी था। तो जिस पर वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत को बताया कि चूँकि असद उमर जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो पार्टी रुकनीत से और पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, तो वो रूल्स के हिसाब से या आइन के लिहाज से जो उनके इख्तियारात थे जनरल सेक्रेटरी जनरल के, वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के पास आ गए और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो था वो उमर अयूब था। तो जिस पर वो उनको इख्तियार हासिल था और उन्होंने इंतखाब किया, जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाए उस बंदे का इंतखाब, यानी कि जो कायम मकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून, माहिर कानून हैं। सर बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। जहांगीर साहब, पीटीआई को बल्ले का निशान जब तक हतमी फैसला नहीं आता तब तक वापस मिल चुका है, तब तक बरकरार रखने का हुक्म सामने आया, कानून क्या कहते हैं इस हवाले से, ये बताइएगा। ये देखें, अभी ये पीटीआई के लिए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे तो बड़े मुश्किलात हो गई थी पीटीआई के लिए इलेक्शन कमीशन के आर्डर के बाद। तो ये तकरीबन काफ़ी इसमें लोग प्रोडिक्शन कर रहे थे कि ये पीटीआई जाएगी पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से इनको इंटरम रिलीफ मिल गया। तो एज जिस तरह तवक्को की जा रही थी तो उसी के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है कि उस वक्त तक कि जब छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर इसको प्रॉपर एक डिविजनल बेंच जो है इसकी समाअत करेगा और इलेक्शन कमीशन और बाकी जितने भी इसमें पार्टीज हैं उनको नोटिस कर दी गई।
तो अब देखना ही है कि पीटीआई को तो हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है। एक तरफ इनका रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है रिलीफ पे रिलीफ मिल रहे हैं मेरिट पे, या जिस तरह भी इनको मिल रहे हैं रिलीफ, इनको अब ये रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा जो रुकावट थी ये भी आज जो है, क्योंकि अब ये इलेक्शन अपनी उस पे जितने भी इनके इश्तिहार आएंगे या जो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, सबसे बड़ा इनका फायदा कैंपेन में होगा, क्योंकि आइंदा अगर ये इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहता तो फिर इनका जो निशान है, न किसी इनके इलेक्शन कैंपेन के इश्तिहार पे छप सकता है, ना इनको बैनर पे ये छपवा सकते थे, क्योंकि निशान जब ले लिया जाता है तो पार्टी बिल्कुल एल प्लस हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट ने आज इनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। अब मेरिट पे देखते हैं केस, जब दोबारा जो है वो लगता है छुट्टियों के बाद, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वो आएंगे जजेस छुट्टियों से वापसी में, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा हतमी फैसला क्या किया जाता है। जहांगीर जदोन माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया, अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म, केस की आइंदा समाअत पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। पीटीआई की सहूलतकारी अभी भी जारी है, लिख लें इलेक्शन कमीशन का फैसला आज नहीं तो कल मुअत्तल हो जाएगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग से निशान छीना गया और हमें अपील का हक भी नहीं दिया गया। 2018 में नवाज शरीफ के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मुसल्लत ना होता। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज, जंग से फैसल साले हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ के कल दौरे जंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नून लीग की सदर से मुलाकात में फैसल साले हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहा कि नून लीग के कायद के कागजात बगैर एतराज मंजूर हुए। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। NA 130 नवाज शरीफ का बाई हल्का, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में हमजा शहबाज का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नून लीग के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज बोले कि मियां साहब, पार्टी में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की एक जुबान होती है, उसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं। पार्टी टिकट के लिए उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर। सेक्रेटरी के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी वकला के हमरा रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद बिलावल भुट्टो के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के PP 10 कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन दंगल के लिए हजारों उम्मीदवार 50 मई के लिए तैयार। आसिफ अली जरदारी के कागजात मंजूर, नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज के भी कागजात मंजूर, लाहौर से उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्के NA 121 से अयाज सादी को क्लीन चिट मिल गई। सखर से खुर्शीद शाह और आगा सिराज दुरानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। राजा परवेज अशरफ के NA 52, गोजर खान से कागजात नामजदगी मंजूर। शेख रशीद NA 56 रावलपिंडी से उखाड़े में उतरेंगे। लियाकत बलोच के NA 23 और 128 से कागजात मंजूर कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी को सेक्रेटरी के लिए 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। इंतखाबी दंगल के लिए मुख्तलिफ पार्टीज की खवातीन भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून की मरीम औरंगजेब के कागजात मंजूर। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए असमा बुखारी, शिजा फातमा, सबा सादिक को भी क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक में इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी की हिना रवानीकर, समीना खालिद, घुरकी, सोनिया खान के कागजात मंजूर कर लिए गए।
नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त में कौन कौन शामिल, न्यूज़ मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। मरीम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब फहरिस्त में नंबर 1 पर है। तहमीना दौलताना की जहां तनसुली हुई वहां सबा सादिक की तरक्की हो गई। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली आयशा गौस पाशा दोनों फहरिस्तों से आउट हो गई। एक सूबा 8 साबिक वज़राए आला उम्मीदवार मैदान में आ गए। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी और जाम कमाल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से ना हटाया जाए। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दलाइल दिए कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखना है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की हिदायत की है। आज चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया था। इलेक्शन कमीशन में आज चीमा को हटाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2230 पॉइंट्स की कमी। मंदी के बायस इंडेक्स 59,474 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों को नुकसान और डॉलर 43 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे का हो गया। बिजली सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए निकालने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेगी। सार्फिन पर 36 अरब से जायद का बोझ बढ़ने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। वजारत खजाना दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शंस करेगी। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी नॉन कैश एडजस्टमेंट को मंजूर नहीं किया जाएगा। साल 2023 महंगाई के लिहाज से बदतरीन साल साबित। आटा 78%, सब्जियां 70%, चावल 62%, चीनी 51% महंगी हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिगरेट 93%, गैस 11% महंगी, दाल मार्च 44%, अंडे 42%, दूध और दही 25%, एनर्जी बल्ब की कीमतों में 36% तक इजाफा। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग का ड्रेन बोतल से बाहर आ गया। बिजली पैदावार में कमी और मैदानी इलाकों में धुंध से तरसीली निज़ाम मुतासिर। हाइड्रल और थर्मल बिजली की पैदावार में कमी लोड शेडिंग की वजह करार। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तकनीकी गायब रहने लगी। और मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -10, कलाम गोप्स में -5 रिकॉर्ड। हुंसा गिलगित और श्रीनगर में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब KPK में सुबह के वक्त शहर धुंधला गए। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में शाम में धुंध छाए रहने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट से PTI को रिलीफ मिल गया है। PTI को बल्ला वापस मिल चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म सामने आया है। केस की आइंदा समाअत पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच छुट्टियों के बाद करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत के दौरान क्या हुआ, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे साथ जावेद नूर भी इस्लामाबाद से मौजूद है। शाहिद खान से पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। शाहिद खान, बताइएगा कि आज समाअत के दौरान क्या हुआ और बल्ले का निशान बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने जो है आज रिट दायर की कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाए। तो उस रिट पे उनको इस्तदा की गई कि आज ही उसकी समाअत और उसकी इस्तदा जो है वो कबूल हो गई। आज चीफ जज आप जो है पेशावर हाई कोर्ट के जज कामरान हयात मियाखिल ने केस की समाअत की और समाअत काफी लंबी तक
चली। वकीलान ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन उनका एक जो बड़ा नुक्ता था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जब वो कागजात जमा करे तो उस पर एतराज़ करे और उस पार्टी का खात्मा करे या उस बिना पे किसी पार्टी से जो इंतखाबी निशान है वो छीन ले। जिस पर जस्टिस कामरान हयात ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पे ये फैसला जारी किया, तो वकला ने ये कहा कि चूंकि इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसके लिए जो तरीक़ेकार था वो ये था कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है पार्टी का वो जो है वो इलेक्शन कमीशन का को अपॉइंट करेगा, तो उसके बाद जो है वो इंतखाबात जो है कराएंगे। तो ठीक है, उसके बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हसन पाशा, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। हसन पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हसन पाशा साहब, जो फैसला सामने आया है पेशावर हाई कोर्ट का वो ये सामने आया है कि जो बल्ले का निशान है वो हतमी फैसला आने तक पीटीआई के पास बरकरार रहेगा। अब जो आइंदा समाअत होनी है, जब जजेस छुट्टियों से वापस आएंगे 8 जनवरी को, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या फैसला किया जाएगा? देखें, ये इंटरम फैसला है और इंटरम फैसला कोर्ट अर्जेंट नोयत के केसेस में सुना देती है। मैं समझता हूँ कि प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, और यही मतबा नज़र हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब का था जिन्होंने वक्ती तौर पे इसको इलेक्शन कमीशन के जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। और क्योंकि आप देखें कि 13 जनवरी को निशान की अलाटमेंट होनी है और वो अगर बगैर उसके वो तारीख गुजर जाती तो फिर आगे जाके पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किलात होनी थी। और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि चूंकि शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो इसमें उनका निशान लिए जाना ये मुनासिब नहीं होगा। तो ये फैसला मैं समझता हूँ कि इक्विटी की बुनियाद पे किया गया है। ठीक है, फैसला तस्लीम करना चाहिए सबको। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आगे जब अब 8 जनवरी को जब जजेस वापस आएंगे, जब फैसला किया जाएगा, हतमी फैसला जब होगा, तो उसके अंदर क्या लगता है कि इसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा? देखिए, वो तो अब मैं इस वक्त तो नहीं ये कर सकता कि वो बरकरार रहेगा या नहीं। एक अंदाजा आपका कानूनी लिहाज से है, कानूनी लिहाज से तो देखिए डिवीजन बेंच बनेगा और जरूरी नहीं कि 8 जनवरी को छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो 9 तारीख को या 10 तारीख को ये लग जाएगा, और वो आगे भी फिक्सेशन हो सकती है उसकी केस की। तो कब केस लगेगा, उन्होंने चूंकि हतमी डेट नहीं दी और हतमी डेट देनी है डिवीजन बेंच जब कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके बाद मास्टर ऑफ दी रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने फिर वो केस लगाना है। तो देखें कब लगता है, जब लगेगा तो उसके बाद ही। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 14-15 तारीख तक ये लग जाए, उससे आगे भी जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ जावेद नूर मौजूद है, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं। जावेद नूर, ये तमाम जो सूरत हाल है अब आपके सामने है, इसके बाद बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? जी, इस हवाले से हमारी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से बात हुई और उनका कहना है कि जो फैसला आया है इसकी तफसीलात अब उनके पास आ रही हैं और वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन आपके इल्म है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुनाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया था, तो अब जबकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है तो इसकी बुनियाद पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो उनके पास बल्ले का निशान नहीं था तो वो आज़ाद हैसियत में कागजात जमा करा रहे थे। इसके अलावा आपके इल्म है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें भी हैं और ये इन नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब नहीं होता, अगरचे कागजात नामजदगी जमा होते हैं जिस तरह के जनरल नशिस्तों पे होते हैं। तो इनके लिए जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे उनकी अब जांच पड़ताल का मरहला था, लेकिन इनके लिए सियासी जमातें तरजीही फहरिस्तें जमा कराती हैं। तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी सियासी जमातों ने जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो जमा कराई थी और अक़लियती नशिस्तों के लिए भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी कोई क़यादत नहीं है और उनके चेयरमैन ने जो तरजीही फहरिस्तें हैं उन पर दस्तखत करने थे उनके दस्तखत मौजूद नहीं है क्योंकि इस वक्त कोई भी चेयरमैन मौजूद नहीं है।
तो इस वजह से उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर नहीं हुए थे, उनकी स्क्रूटनी या जांच पड़ताल का मरला जो है वो नहीं हुआ था और वो कबूल नहीं की जा रही थी। तो अब जो कि ये फैसला आया है तो इस बुनियाद पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी कागजात नामजदगी की जो फहरिस्त है वो कबूल कर ली जाएंगी और क्या जो चेयरमैन है अगर वो बहाल हो गए हैं, जो इस वक्त जो गुज़िश्ता इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जिनका इंतखाब हुआ था, तो अब उनके दस्तखतों की जो फहरिस्त है वो क्या काबिल कबूल होगी। जो खवातीन के हवाले से है, खवातीन की मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें वो भी कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए हैं, तो क्या अब वो कबूल करके कागजात की जांच पड़ताल होगी और क्या इन्हीं बुनियादों पर फिर जो उम्मीदवार जनरल नशिस्तों के लिए हैं उन्हें फिर इंतखाबी निशान क्या ये दिया जाता है और क्या वो बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ सकेंगे, ये एक मरहला है। और उसके बाद फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए कागजात नामजदगी का क्या मराहिल तय होंगे, ये भी जो है सवालिया निशान है। और इलेक्शन कमीशन जो है इस सूरत हाल पे गौर कर रहा है कि जो अब फैसला आया है इसकी बुनियाद पर अब कानून क्या कहता है, खासतौर पे आइन, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन कवानीन है, इलेक्शन कवानीन 2017 और 2019 जो इलेक्शन रूल्स हैं, तो ये तमाम चीजें जो है इसका जायजा लिया जा रहा है कि अब क्या सूरत हाल होगी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से उन्हें आज़ाद शुमार किया जाएगा या उन्हें पार्टी के नुमाइंदा समझा जाएगा। और इस हवाले से जहाँ जो टिकट के हवाले का अगर मामला कहें तो कवायद ये कहते हैं कि हर पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में फहरिस्त जमा कराती है और जिसमें बताया जाता है कि किस हल्के से किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, उसी के कागजात जो है वो दुरुस्त करार पाते हैं और एक कवरिंग कैंडिडेट होता है जिसके कागजात दुरुस्त जो है वो भी जमा कराते हैं। तो फिर बुनियादी तौर पर 2 उम्मीदवार लेकिन हतमी तौर पर एक उम्मीदवार होता है हर पार्टी का जो इलेक्शन के किसी एक हल्के में हिस्सा लेता है। तो अब जबकि 266 हल्के हैं कौमी असम्बली के, तो इस पर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फहरिस्त है जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो उन फहरिस्तों को तस्लीम किया जाएगा और उनके मुताबिक जो उम्मीदवार हैं उन्हें बल्ले का निशान दिया जाएगा या फिर उन्हें आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा और मुख्तलिफ निशानात या एक निशान जो है उन्हें अलाट किया जाएगा। तो ये तमाम तर सवालात हैं जो अब हालिया जो फैसला आया है इसकी बुनियाद पर है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कवायद का जायजा ले रहा है, कानून का जायजा ले रहा है कि इस सूरत हाल में उन्हें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। इसके अलावा शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर दे, और हसन पाशा माहिर कानून हमें अपनी कीमती कानूनी राय से अपडेट कर रहे थे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2013 के इंतखाबी मुहिम के दौरान बम धमाके के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। प्रोसिक्यूशन कलअदम तहरीक तालिबान के कारिंदे पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई है। अदालत ने नाकिस तहकीकात और शक का फायदा देते हुए मुलजिम समीउल्लाह उर्फ शेरू को बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन क्यों नाकाम हुई, क्या वजूहात है, ये हम जान लेते हैं। जुनेद शाह हमारे साथ है। जुनेद, बताइएगा कि केस का फैसला 10 साल बाद सुनाया गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी ने 2013 के आम इंतखाबात के दौरान बम धमाके केस का फैसला सुना दिया है। मैं यहाँ पे केस का आपको मुख्तसर हवाला दे चलूँ कि ये वाक़या अप्रैल 2013 में रोनुमा हुआ था जब इलेक्शन की गहमा गहमी थी और ANP की जानिब से मोमनाबाद थाने की हदूद में कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी। इस कॉर्नर मीटिंग में रिक्शा में बम धमाका किया गया था जिससे 10 अफराद जहाँ बग जबकि 26 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस वाक़े का मुकदमा मोमिनाबाद थाने में दर्ज किया गया था। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, ताहम उसे आदम शवाहिद की बिना पे छोड़ दिया गया था। 2015 में इसमें कलअदम तहरीक तालिबान के कारिंदे समीउल्लाह उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया गया और रिमांड लिया गया, जबकि मुकदमा 2015 से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत था और इसके जो प्रोसिक्यूशन थी वो रेंजर्स के वकील राना खालिद कर रहे थे। पुलिस की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं मुलजिम के खिलाफ कि उसके मुलजिम जो है वो इंतहाई दहशतगर्द है और उसके खिलाफ जो है वो तफ्तीश की जा रही है, मुलजिम ने जुर्म कबूल किया है। लेकिन जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत होता है तो पुलिस ऐसे कोई शवाहिद पेश नहीं करता जिससे मुलजिम के खिलाफ ये जुर्म साबित हो सके। ये पुलिस की नाहिली है कि अब तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अक्सर और बेशतर मुकदमात में से मुलजिम बासानी बरी हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर कल सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने मंजूरी दे दी है और तमाम सरकारी और निजी इदारे, लोकल काउंसिल्स और सूबाई हुकूमत के इदारों को भी कल छुट्टी होगी। तो बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर कल सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने मंजूरी दे दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे, लोकल काउंसिल्स और सूबाई हुकूमत के इदारे में भी छुट्टी होगी।
पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से अहम फैसला आ चुका है। पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसको बहाल कर दिया गया है और जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई के पास ही बरकरार रहेगा। ये फैसला सामने आ चुका है और जो डिवीजन बेंच है वो उस पर समाअत करेगा जब जजेस छुट्टियों से वापस आ जाएंगे, जो कि 8 जनवरी की डेट बनती है। उसके बाद 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए फैसला सामने आया है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से कि जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई के पास ही रहेगा जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या परमानेंटली वही रहता है या नहीं रहता। और जो इलेक्शन कमीशन का जो दरख्वास्त थी उसका जो फैसला था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से। बात करते कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शन आपको लगता है कानूनी लिहाज से मौजूद है इसको चैलेंज करने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उन्होंने वही फैसला जो है उनके लिए जो है तस्लीम करना, उनके आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद करना वो पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, चूंकि ऑनरेबल जज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने कालदम करार दिया था इलेक्शन को, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। तो अब इन हालात में अब जितने भी मरहले हैं वो उसके तहत इनको निशान जो है वो बैट का निशान वो इनको मिल गया है, और जब तक ये डिवीजन बेंच का फैसला नहीं आता तो ये मुअत्तल रहेगा फैसला। लेकिन इन प्रिंसिपल जो है ये उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फैसले के मुअत्तल होने के बाद अपना जो कालदम करार दिया था उस फैसले को वो वापस ले लेंगे पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। तो अब ये कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं, तो अब जितने भी इनके पीटीआई के जो मेंबरान मुतवक्किल उम्मीदवार हैं तो वो बाकायदा अपने उसमें बैट का निशान का दावा कर सकते हैं। और जब इसी तरह 12 जनवरी को जब इनको रिटर्निंग ऑफिसर सिंबल देगा पार्टी का, तो उनको तहरीक इंसाफ को सिंबल जो है उनका पसंदीदा सिंबल बैट वो मिल जाएगा, और इसके लिए जितने भी पार्टी टिकट दिए जाएंगे वो पार्टी टिकट पेश करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसके मुताबिक उनको सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले पर तमाम इदारे अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। कंवर दिलशाद साहब, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अदालतों में जारी केसेस की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? इलेक्शन की पुष्ट पर पहली मरतबा पाकिस्तान की इलेक्शन हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पुष्ट पर खड़ी है। तो अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला है, तो इसमें मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक इसमें कोई तब्दीली करने की गुंजाइश नहीं पाई जाती। हाँ, बशर्ते कि अगर रेफरेंस भेजवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बनेगा, अगर वफाकी हुकूमत अभी किसी वजूहात के बना पर रेफरेंस भिजवाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर उसका फैसला करना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है स्वाधीन पर है। कंवर दिलशाद साहब, 8 जनवरी को जजेस वापस आएंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा, तो क्या जब आगे निशान अलॉट होने उसमें तो बहुत कम वक्त रह चुका होगा, तो क्या मैस्किडेट नहीं हो जाएगा इतने शॉर्ट नोटिस पे? नहीं, बेशक इमरान खान बाकायदा नाहिल रहे अपने अदालती कार्रवाई के तहत जो उनके खिलाफ मुकदमात बने हुए हैं या उनको सजा दी जाती है, लेकिन हमें तो उस वक्त दायरा कार पे रहना चाहिए कि सिंबल इनको वापस मिल गया है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन को कादम करार दे दिया था वो फैसला मुअत्तल हो गया। तो बाकी इमरान खान साहब को सजा हो जाए नहीं हो जाए, कन्विक्टेड है वो, उस पर हमारा कोई रवादार नहीं है, ना हम उस पर कुछ कहने के हम कबल वक्त कहना दुरुस्त भी नहीं है। सजा है, सजा याफ्ता शख्स के बारे में जो अदालतें फैसला करेंगी उसी पे अमल दरामद होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर अब खबरें शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम मगर तेज। बलोचिस्तान में नून लीग और नेशनल पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट, ज़राए के मुताबिक लसबेला, अवारान और हब की नशिस्तों पर इत्तेहाद हुआ। IMF का पाकिस्तान से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा, ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शन करेगी।
वर्ल्ड बैंक ने आइंदा साल तरसीलात ज़द में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तरसीलात ज़द में 10% कमी की पेशगोई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी बुध को समाप्त करेगी। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज। मुल्क भर में बिजली की तलब 11500 मेगावाट से जायद है। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में भी फ्लाईओवर की तामीर की तजवीज़, मंसूबे पर 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च होंगे। मज़ार बीबी पाक दामन 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। और आगे बढ़ते हुए बात करें कि लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार की तौसी और तासीन और आराइश का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। मज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते को कुशादा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेते हैं मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन अलवी, बताइएगा। बिल्कुल, मज़ार बीबी पाक दामन में तोसी और तज़ीन और आराइश का काम जारी है। तेज़ी के साथ काम जो है मुकम्मल किया जा रहा है। तकरीबन 97% काम जो है मुकम्मल किया जा चुका है। अभी भी यहाँ पर जो मज़दूर और कारीगर मौजूद हैं और जल्द ही काम को मुकम्मल करने के हवाले से जो है कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरा कैमरामैन हसन आपको दिखा सके, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तोसी और तज़ीन और आराइश का काम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा किया और तोसी और तज़ीन और आराइश के काम का जो जायज़ा लिया है। उन्होंने जो मज़ार के गुंबद हैं उनकी फिनिशिंग वर्क का जायज़ा लिया और गुंबदों की ताज़ीन और आराइश के काम का मुशाहिदा किया और उसको मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि ताज़ीन और आराइश के तमाम काम जो है आला मेयार के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं और उसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये रास्ता है जो मज़ार की तरफ जाता है, इसको मज़ीद खुला करने के लिए ये सारी जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। साथ जो दुकानें और घर थे उनको हटा के यहाँ पर रास्ते को खुला किया गया ताकि ज़ायरीन जो यहाँ पर आते हैं उनको गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अतराफ़ के रास्ते जो उनको खुला किया जा रहा है, जो गुंबद है उसके तज़ीन और आराइश का काम किया जा रहा है और अंदर जो है दीगर काम जो फ़र्श का और दीगर जो हिस्से हैं मज़ार के उनके अंदर तेज़ी के साथ काम जारी है। और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है इसका मुसलसल जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक जो है जल्द ही इसको तज़ीन और आराइश के बाद जो है खोल दिया जाएगा। 97% काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इसकी तज़ीन और आराइश का और तौसी का काम मुकम्मल करके ज़ायरीन के लिए मज़ार को खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से चीन में पाकिस्तान के नए सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से मुशावरत। इंतज़ामिया साफ शफाफ इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करेगी। कहीं भी शिकायत आई तो इलेक्शन कमीशन से पहले हम इलेक्शन लड़ेंगे, एक्शन लेंगे। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ऐलान। इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तो सर्दी आते ही अंडों की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। फैसलाबाद में फी दर्जन अंडे 450 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, जबकि फी अंडा 40 रुपए में मिल रहा है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा न्यू जवेरिया नजीर से। जवेरिया, अंडों की कीमत में इजाफे की क्या वजह बताई जा रही है? फैसलाबाद में एक अंडे की कीमत जो है वो 40 रुपए तक जा पहुंची है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही हर घर की ज़रूरत होती है, अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, बॉयल अंडे और मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन फैसलाबाद में अंडों की कीमतों को पर लग चुके हैं। अगर बात की जाए एक दर्जन की, परचून मार्केट में जो है वो 410 रुपये से 450 रुपये फी दर्जन में शहरी जो है वो अंडे खरीदने पर मजबूर है, जबकि थोक का रेट जो है वो 380 से 400 रुपये तक है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, अंडों की कीमतों में इजाफे से वो किस कदर परेशान है। जी आप मुझे बताइएगा कि अंडों की कीमतें बढ़ चुकी है, किन मुश्किलात का सामना है? देखो जी, अगे मैं अंडा 25 रुपये का भी लेना, 26 रुपये का भी लेना हाँ। आ 2-3 दिनों के यकीन करो 35 रुपये तो ला के 40 रुपये तक अपना अंडा अपना हो गया। मेरा मकसद है भी आ जेडे हुक्मरान है इन्होंने बजुर्गों वास्ते और जेडे कोई माड़े बंदे आ इन्हों का कोई थोड़ा जिहा अपना ख्याल करन। इन्हों की कीमत जी है ना कम से कम 20 रुपये अपना लिया जाए।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि अंडों की कीमतें जो है उन्हें कंट्रोल किया जाए। अंडे जो है मौसम सरमा में हर घर की ज़रूरत होती है। शहरी जो है वो खासे परेशान है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि अंडों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया। कासी खान में दरबार सखी सर्वर से मुल्हिका 32,000 एकड़ वक्फ अराजी की हद बरारी और बंदोबस्त 50 साल से अल्तवा का शिकार है, जिससे महकमे को रेवेन्यू की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो डेरा कासी खान महकमे को रेवेन्यू की मद में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। डेरा कासी खान में दरबार सखी सर्वर से मुल्हिका 32 करोड़ एकड़ वक्फ अराजी की हद बरारी और बंदोबस्त 50 साल से अल्तवा का शिकार है, जिससे महकमे को रेवेन्यू की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लाहौर की एक और मसरूफ तरीन शाहराह की सुनी गई है। गढ़ी शाहो चौक में ट्रैफिक के मसाइल का हल ढूंढ लिया गया है। अलामा इकबाल रोड से गढ़ी शाहो और साथ में डेविंट रोड की जानिब अंडरपास और क्वीन मैरी रोड की जानिब ट्विंटल फ्लाईओवर की तामीर की तजवीज़ दी गई है, जबकि अप्रैल 2024 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबे के तहत 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाएगी। तफसीलात इदरीस शेख से लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं। जी इदरीस शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, गढ़ी शाहो चौक में ट्रैफिक के मसाइल का हल ये निकाला गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और यहाँ पर फ्लाईओवर अंडरपास बनाए जाएंगे। अप्रैल 2024 तक ये जो मनसूबा मुकम्मल होगा उसके तहत 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए लागत आएगी, और मनसूबे की तकमील LDA जो है वो करेगी, और इसके लिए इसको सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाएगी। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहो, अलामा इकबाल रोड, ड्यूरेंट रोड, क्वीन मैरी रोड पर ये ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा किया जाएगा, और पंजाब हुकूमत को मनसूबे के लिए जमीन के असूल और दरख्तों की कटाई से बचने के लिए ग्रेड सेपरेशन फैसिलिटी की तजवीज़ दी गई है। अलामा इकबाल रोड से गढ़ी शाहो और ड्यूरेंट रोड की जानिब अंडरपास और क्वीन मैरी रोड की जानिब से जो है इस सिलसिले में 2 लेन ये फ्लाईओवर की तामीर की तजवीज़ दी गई है। अंडरपास और फ्लाईओवर को 2 रोहिया होंगे और 7 से 8 मीटर की चौड़ाई होंगे। अंडरपास के स्ट्रक्चर पर 1 अरब 18 करोड़ 49 लाख रुपए और फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर पर 1 अरब 25 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यूटिलिटीज की मुंतकिली पर 3 करोड़ रुपए, कंसल्टेंसी पर 4 करोड़ 30 लाख और सेल्स टैक्स पर 17 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सब्जियों, दालों समेत अशिया और अनाज की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान है। टमाटर 250, अदरक 550, लहसुन 600 रुपए, मटर 250 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात वकास शराज से जानते हैं। वकास, क्या कहना है शहरियों का महंगाई के हवाले से? आज बिल्कुल अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए, महंगाई का जिन जो बेकाबू है, खुद साख्ता महंगाई की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से बात की जाए, प्याज आज भी जो है वो 180 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 250 रुपये किलो, अदरक जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और लहसुन जो है वो 450 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियाँ जो कद्दू शरीफ के हवाले से बात की जाए वो भी 180 रुपये किलो, मटर जो है वो 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। ये क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि सब्ज़ी है इतनी महंगी, इन दिनों में तो सब्ज़ी इतनी सस्ती होती है कि 100 रुपये की 3-4 किलो होती है, लेकिन इस मरतबा तो सब्ज़ी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि प्याज 200 रुपये किलो है, गोभी 150 रुपये किलो है, बाकी मूली गाजर वो भी 100 से ऊपर ही है, बता रहे हैं 50-80 रुपये किलो फिर आइटम है। लेकिन महंगाई इस दफ़ा पता नहीं क्या मसला है, हुकूमत एक्शन ही नहीं ले रही, ध्यान ही नहीं दे रही। इतनी महंगाई गरीब आवाम तो वैसे ही पिस रहा है। की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कम करवाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जो महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया। पेशावर में तनख्वाहों और बकायाजात की अदम अदायगी पर WSSP सरापा एहतजाज है। WSSP मुलाजिमीन ने काम छोड़ दिया है, जिससे सफाई का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। WSSP के मुलाजिमीन के एहतजाज से मुतालिक मज़ीद तफसीलात पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर जमील खान से। जी जमील खान, क्या कहते हैं ये? बिल्कुल, तनख्वाहों में ताख़ीर और बकायाजात की अदम अदायगी के ख़िलाफ़ इस वक्त पेशावर WSSP कंपनी के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज और आज हड़ताल कर रखी है। मुख्तलिफ जोन्स में कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अमल ही नहीं किया जा रहा कि इनको बकायाजात की अदायगी हो जाए। इस वक्त हमारे साथ WSSP का एक नुमाइंदा कौसर हयात साहब मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि मुश्किलात कितनी है
और क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप मीडिया वालों को मालूम है कि हर महीने हमारा एहतजाज होता है और हमें तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती। इस दफ़ा हमारे क्रिश्चियन बरादरी की ईद थी, गवर्नमेंट का ऐलान के मुताबिक 18 तारीख को तनख्वाह देनी थी, चेक क्लियर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईद जो है तो बगैर तनख्वाहों की गुजारी है। बिल्कुल, यहाँ पे मुलाजमीन का कहना है कि सफाई से बाइकाट कर रखा है, हड़ताल पे है मुलाजमीन, और अगर हुकूमत ने उनके मसाइल हल नहीं किए और इंतज़ामिया की जानिब से मसाइल में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म ना की गई तो पूरे शहर को पानी की सप्लाई समेत सफाई निज़ाम और दीगर सर्विसेज से मुकम्मल बाइकाट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरोजवाला में बच्चों को इस्लामी माहौल में तालीम के लिए अहम इकदाम, पहले मिसाली एजुल लीड्स क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया है और इंजीनियर आदिल खलीक ने फ़रोग़ तालीम के लिए 8 किनाल पर मुश्तमिल मिसाली इदारा कायम कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु समेत मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर ऊंची उड़ान टेस्ट में पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। CEO आदिल खलीक का कहना था कि एजुल लीडर्स क्लब के तहत एक छत तले तलबा को न सिर्फ जदीद अलूम की तालीम दी जाएगी जबकि इस्लामिक दार से रोशनास कराने के साथ जिस्मानी फिटनेस और गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाएगी। दारा आदम खेल की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात और साबिक सैनिटर हाजी गुलखान अफरीदी के दोनों भतीजे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मजीद गुल अफरीदी मरहूम के फरजंद फवादुल्ला अफरीदी NA 35 से उम्मीदवार होंगे, जबकि जुनेदुल्ला खान अफरीदी सूबाई असम्बली की नशिस्त PK 90 से मैदान में उतरेंगे। फवादुल्ला खान अफरीदी और जुनेदुल्ला खान अफरीदी के इलेक्शन लड़ने के फैसले को समाजी हलकों और उनके अजीज़ों कारिब ने सराहा। दोनों भाइयों ने कहा कि इलेक्शन अपने लोगों और कम्युनिटी की खिदमत के लिए लड़ रहे हैं, कामयाब होकर हल्के की महरूमियों का अजाला करेंगे। कराची के स्क्वाश कॉम्प्लेक्स स्पेशल कोचिंग सेंटर में नेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने मुसलसल दूसरे साल टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है। कराची में स्क्वाश कॉम्प्लेक्स स्पेशल कोचिंग सेंटर में नेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ, जिसमें 4 रोज तक जारी रहने वाले स्क्वाश टूर्नामेंट में कौमी और सूबाई सतह पर मर्द और ख़वातीन की अलहदा कैटेगरी से शामिल थी। कौमी सतह के लिए बॉयज़ अंडर 13 और अंडर 15 के लिए जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए, जबकि सूबाई सतह के लिए बॉयज़ अंडर 9 के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए नकद दिया गया। इसी तरह ख़वातीन की कैटेगरी के लिए जीतने वाले खिलाड़ियों को $1,000 इनाम दिया गया। इस मौके पर मैकडॉनल्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि मैकडॉनल्ड ने हमेशा खेलों की सरगर्मियों को सपोर्ट किया है और यही वजह है कि मुसलसल दूसरी बार स्क्वाश टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। 16 लाख आबादी रखने वाले जिला नौशहर फरोज के शहरियों को पीने का साफ पानी मुयस्सर ना सका। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस शहरी आज भी मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करे आबिद अली साहिल। सिंध के जिला नौशहर फिरोज की 16 लाख से ज्यादा आबादी आज भी साफ पानी की सहूलत से महरूम। अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान ने शहर को नजरअंदाज कर दिया। शहर के मकीन आबादी से मीलों दूर रोहड़ी केनाल से पीने का साफ पानी भरने या प्राइवेट फिल्टर प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। नौशहर फिरोज हो, कंडियारो हो, भिरिया रोड हो यानी या मेहरापुर हो, हर जगह जो है वो मीठे पानी का फुकदान है। कोई हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं है। बहुत ही गंदा पानी और खराब पानी पीने पर मजबूर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई साफ पानी का इंतजाम नहीं है। शहरी कहते हैं कि मजरे सेहत पानी के इस्तेमाल से बच्चे, खवातीन और मर्द पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। निगरान हुकूमत सिंध और जिलाई इंतजामिया के हुकाम मजरे सेहत पानी से निजात दिलाने के लिए साफ पानी मुहैया करने के खातिर खा इकदाम उठाएं। कैमरा टीम के साथ आबिद अली साहिल, न्यूज़ नौशहर फिरोज। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुजात के खिलाफ शुरू की जाने वाली मुहिम नाकाम हो गई है। तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां सिर्फ तस्वीर की हद तक ही महदूद है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों और मार्केटों के सामने तजावुजात के बायस ट्रैफिक गुजरना तो दरकिनार बल्कि पैदल गुजरना भी मुहाल है। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में जानिए।
फैसलाबाद में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद। 8 बाजारों समेत जड़ावाला रोड, सतियाना रोड के अलावा मसरूफ तरीन शाहराहों और मार्केटों के सामने तजावजात की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है, जबकि शहरियों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो जाता है। इजाफी स्टॉल्स वगैरह, इजाफी रेडियाँ लगी हुई हैं, रोडों के ऊपर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये ट्रैफिक भी ब्लॉक भी होती है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं। CEO म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मियां जुबैर का कहना है, तजावजात माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती। तजावजात हटाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाते हैं। डेली ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जो कंजस्टेड आपके बाजार हैं, ख़ासतौर पर जो क्लॉक टावर के इर्द गिर्द जो 8 बाजार हैं, उनमें डेली जो है ना कार्रवाई की जा रही है। शहरियों का कहना है ज़िला इंतजामिया तजावजात खत्म करवाने के लिए ठोस लाया अमल तैयार करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। सिंध के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बहन भाई ने माशरती मसाइल उजागर करने के लिए म्यूजिक का सहारा ले लिया। जो देखा वो सब रैप सिंगिंग में बयान कर दिया। आइए मिलते हैं सिंधी लड़की और उसके भाई से इस खूबसूरत रिपोर्ट में। मीरपुर खास के इलाके जड्डू के छोटे से गांव न्याज मोहम्मद कपरी से ताल्लुक रखने वाली अरूज फातिमा ने अपने भाई मोहम्मद कपरी के हमरा माशरती बुराई बयान करने के लिए हिप हॉप म्यूजिक का सहारा ले लिया। ये आवाज करे मरन दीना, ये आवाज करे मरन दीना। औरत के कब्र में रोज मान डिसा, दुनिया ही कूड़ी मां सच्चाई की लिखा, कारी जुबान खला उस पे सीखा मां की खाया, जड़े कलम मुझी भूख मरे कलम मुझो रत। ये एक चीज़ें हैं जो हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, अपने मसले, अपने ख्यालात, अपने मसाइल, ये चीज़ें। जिनसी घरेलू तशद्दुद, बच्चों की मुशक्कत, गुमशुदगी समेत मुख्तलिफ वाक़यात का आंखों देखा हाल बयान करने के लिए पुरअमन बच्चों को गैंगस्टर का अंदाज अपनाना पड़ा, जिस पर काफ़ी पजीरियाई हासिल हुई। बस मैंने ये चाहा कि जो भी मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को बयान करूँ, लोगों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ। यहाँ पे लड़कियों को मारा जाता था, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और ज़्यादातर लड़कों को भी यहाँ पे स्कूल नहीं भेजा जाता है। महदूद वसाइल के बावजूद सिंधी लड़की और मोहम्मद कपरी गैंग बैनर तले हिप हॉप म्यूजिक के जरिए मुशर्रती हालात की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।